अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस के साथ आपका मेज़बान रियाज मेहलसी आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने मेरी टोन से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज मैं एक्साइटेड कुछ ज़्यादा हूँ। एक्साइटमेंट जो है वो आज कुछ ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि जो मेहमान शख्सियत है जिनको आप फ्रेम में देख रहे हैं, वो इतनी प्यारी शख्सियत है, मोहब्बत में गुंधी हुई ऐसी शख्सियत है कि जिनकी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए हम काफ़ी मुंतज़र थे। कुछ उनकी मसरूफियत आड़े आती रही, कुछ टाइम की वजह से, और कुछ मौका नहीं बन सका। तो आज मौका बना है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इनके साथ जो हमारा ताल्लुक और नाता और रिश्ता है हम सब का, रेडियो पाकिस्तान की टीम का, वो कुछ अनोखड़ा है, कुछ हटके है। वजह ये है कि एक तो ब्रॉडकास्टर है, ये आप सब जानते हैं, राइटर भी हैं, फिर कालम निगार भी हैं, सफ़रनामा निगार भी हैं, अफसाना निगार भी हैं। ये तो सब जानते हैं कि ये सब कुछ है, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ हम जानते हैं इनके बारे में। मसलन ये कम गो है, मगर इनकी तहरीरें बोलती हैं, पुर असर तहरीरें होती हैं इनकी। फिर ये इतने खालिस लहजे वाले इंसान हैं। 36 साल से तो हमारा इनसे नाता है, मैंने कभी इनको गुस्से में नहीं देखा। ये एक अजीब बात है। ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो है उसको गुस्सा ना आता हो? लेकिन इनका ब्राट अप ब्रादर एक ऐसी फैमिली में हुआ कि जिनके बुजुर्गों ने इनकी तरबियत इस लिहाज से की कि जिसकी वजह से ये मिटे मिटे से दिखाई देते। लोगों की इज्जत एहतराम अपनी जिंदगी का हिस्सा इन्होंने बनाया हुआ है। बेशक कम गो है, मगर मैंने आज तक इनको किसी की गीबत और गिला करते नहीं देखा। सच्ची बात है, चुप रहते हैं, मगर इनका काम, इनका फन, इनका हुनर बोलता है। आइए इस प्यारी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप हैं लाला कासिम सियाल। अस्सलाम वालेकुम लाला। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी। स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर खालिद इकबाल साहब के बिहाफ पर हम सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी मोहब्बत, बड़ी मेहरबानी मेजर साहब आपकी भी और डॉक्टर खालिद इकबाल साहब की भी। बड़ी फरमाइशें थी, पूरा वसीम हमें कॉल करके और ख़त लिख के और मैसेज करके ये फरमाइश कर रहा था कि लाला कासिम सियाल का इंटरव्यू किया जाए। ज़ाहिर है इसी वसेब की मिट्टी से हैं और उनसे ही हमारा सिलसिला है, ताल्लुक़ है, तो दोस्त एक दूसरे के मुतालिक जानना भी चाहते होते हैं। आपकी बड़ी मोहब्बत, हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना है, दोस्ती का भी है जी बेशक, रेडियो के हवाले से भी बड़ा। जी बिल्कुल जी। ये किताबें आपकी मैंने पढ़ी हैं, पढ़ के हाथ ठर गया। आगाज़ एक ऐसी खूबसूरत किताब से करते हैं कि जो आपकी हज की रूदात है जी, और हज की भी रूदात है और उम्रे भी जो आपने की है, सारा अहवाल आपने लिखा है। ये दोस्तों देखें, मेरा इश्क भी तू, कासिम सियाल साहब की ये किताब सफ़रनामा है। ये हज का और उम्रे जो इन्होंने किए हैं उस पाक धरती पे जाके, ये इनकी तस्वीर भी है प्यारी सी, लवली सी, ब्यूटीफुल। लाला कासिम, ये किताब पढ़ते हुए मैं भी रोया हूँ, क्योंकि आपने हज किस तरह किया उसका सारा अहवाल आपने बताया कि आप एक निजी बैंक में चीफ मैनेजर थे और आपके बैंक में जो हुजाज कराम दरखास्तें लेके आते थे हज पे जाने के लिए, तो आपने एक स्पेशल उनके लिए काउंटर बनाया हुआ था। आपका स्टाफ जो है उनकी दरखास्तें फिल करता था, मगर आप स्पेशली चीफ मैनेजर होने के बावजूद उनकी सपोर्ट करते थे, अपने हाथों से उनकी दरखास्तें पूरी करते थे और फिर ख्वाहिश का इजहार करते थे उनसे कि आप उस अजीम धरती पे जा रहे हैं, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मुझे भी वो बुला लें।
मेलसी साहब, इसमें थोड़ी सी इस तरह है कि मैं हर ब्रांच में जब भी हज की एप्लीकेशंस होती हैं ना, तो एक काउंटर बन जाता है, तो उस पर एक स्टाफ मुतय्यन होता है जो हज की एप्लीकेशन लेता है। लेकिन मैं जितना अरसा भी रहा, जब हज का सीज़न आता था, एप्लीकेशंस मैं खुद भरता था उनकी, और हमेशा कहता था कि जो जिस जिस शख्स की एप्लीकेशन मैंने भरी है उसकी रिजेक्ट कभी नहीं हुई। अभी पिछले दिनों भी एक साहब किसी और आफ्टर रिटायरमेंट में कहीं बैठा था, तो एक साहब कहने लगे जी आप मेरा नाम लेकर आप, मैंने कहा जी, कल जी आप फलां ब्रांच में रहे थे, मैं जी, कहते जी मैंने आपके पास हज की एप्लीकेशन दी थी और आपने कहा था कि जिस जिस की एप्लीकेशन मैंने भरी है उसकी रिजेक्ट नहीं हुई, उसकी मंजूरी लाजमी आ गई है। मैंने कहा आपकी आ गई थी, कहने के जी मेरी भी आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उस साथ सब लोगों के आपकी ब्रांच से आ गई थी। ये अल्लाह का करम रहा, और हर एक से मैं ये दरख्वास्त करता था, बस उसका करम है जी, जिसको चाहें बुला लें। आपने खुद मैडा इश्क भी तू इस सफ़रनामे में सियाल साहब लिखा है कि आप हज करके आ गए, जी लिखना चाहते थे, लेकिन फिर आप सोचों में गुम हो जाते थे। फिर अल्लाह ने आपको दोबारा मौका दिया, उम्रे के लिए भी गए, दोबारा हज के लिए भी गए, और वहीं पे बैठ के आपने जी, बिल्कुल। सफ़रनामा लिखना शुरू किया। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्चुअली मेरी बेटी उस वक्त सऊदी अरब में थी, जुबैल में, मेरा दामाद भी था, तो वो लोग हज पे जा रहे थे और अकेले थे बच्चे घर पे, तो उन्होंने हमें बुला लिया कि जी बच्चे अकेले होंगे आप आ जाएं। हम गए 4-5 महीने के लिए वहाँ पर गए, तो ये टाइम मेरे लिए बड़ा खूबसूरत टाइम था। साथ भी हम खैर चले गए, उम्रा भी हमने किया, तो वहीं पर फिर बहुत कुछ वहीं लिखा। वो कैफियत जो खाना काबा को देख कर तारी होती है ना जी, उसको आप अभी भी तसव्वुर कर लेते, आपकी आंखों में आंसू आ जाए। हम गुनाहगार इंसान हैं, और अल्लाह ताला जिस पे अपना करम कर दे, और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर मैंने बड़े बड़े लोगों को, इससे हट के कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई नेक है, बरगुज़ीदा बंदा है, कोई गुनाहगार है, हर एक को आंसू बहाते हुए देखा है जी, और हर एक को वहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करते हुए देखा है। तो अल्लाह का मुझ पे करम हुआ कि मुझे तौफीक हुई और मैंने वहीं लिखा सारा। आप तो इतनी प्यारी शख्सियत है, हमने तो कभी आपसे कोई ऐसी, मैं समझता हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई बिलो द बेल्ट हमने आपको काम करते नहीं देखा, लेकिन आपने इसके अंदर लिखा है कि मैं हैरान था और खुश भी था कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि मेरे नाम अमाल में तो कोई इतना ख़ास नहीं था, कि उन्होंने उस सोनी कमली वाले ने और अल्लाह ताला ने आपको दूसरी मरतबा वहाँ बुला लिया। जी इत्तेफाक मैं कई दफ़ा गया उम्रे पे, तो बारहा गया, रमज़ान शरीफ में गया, रमज़ान के बाद आखिरी अशरे में गया, फिर कई दफ़ा ईद वहीं पे मनाई हुजूर के साथ। तो अल्लाह का करम ये रहा कि मुझे हज तो एक दफ़ा किया, 94 में मैंने किया, इसके बाद मुतअद्दिद दफ़ा मुझे ये सादत हासिल उम्रा करने की सादत हासिल। अच्छा, आपने इसको अपनी माँ बोली सराइकी ज़ुबान में लिखा है जी तो ज़रा सराइकी लेने हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इको लिखण वास्ते सियाल साहब किन किन मराहल चो तो गुजरना पिया? सर वैसे सब जिले तुसां लिखते हो ना, एक्चुअली तुसां वो अपने ते वो माहौल वो वक्त तारी कर दियो, हूँ वक्त चले वञो वापस, तो कोई दिक्कत ना थी सी। माँ बोली लिखण तो सब को आसान है। माँ बोली क्योंकि सब कुछ सोचेंदे तो माँ बोली चीज़ जज्बात का इजहार जज्बात का इजहार माँ बोली बेहतर कर सकते बंदा, बजाय दे के कहीं भी जबान करे। उर्दू भी सारी अपनी जबान है, पाकिस्तानी जबान है, सराइकी साकी मुहब्बत हुई है। वैसे जेड़ी जबान अम्मा बुलेंदी होवे, अम्मा दी जबान जेड़ी लफ्ज़ां नाल तक याद किता होवे, मेरा कासिम या मेरा कसमाया या कहीं भी तरीके नाल वो तो अंदर खड़े होंदा ना सी, जिवें जिवें लोरी देंदी है माँ, वो सारे सब कुछ भूल वेंदे। बचपन दा वो यादां वो गाली कदें नहीं भूलदा बंदे को, और उहे हमेशा तुसा इहदे मैं बल्कि किताबें लिखा सी अखें भी किताब मैं एक अपनी माँ बोली और माँ धरती दे नाम करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। और
खास तौर पर इतनी सोहनी किताब और इतने सोहने सफ़रनामे को जिहड़ा तुसां अपनी किताब है तुसां लिखा है कि मुहब्बत खुदा ते इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे जज्बे च गुंदी हुई हज ते उमरे दी पंज विहाणी जी ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਦਫਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਰੱਖੋ पढ़ी के तुसा महसूस है करे सो अगर तुसा को तनाई पढ़ो ना सही तुसा ये महसूस करो सो कि तुसा खुद खाना काबे बैठे हुए खुद रोज़े रसूल बैठे हुए और कैफियत अंदर दी जड़ी है ना इंसान बुनियादी तौर ते गुनाहगार है जी बहुत सारे कलो खाने थी ने गलतियां थी ने कोताहियां थी ने ते असा हमेशा नादिम ते शर्मसार है और हमेशा उनदे रहमत दी दुआ मंगते रहने असी उनके करम दे वास्ते इल्तजा करते रहने ते वो कैफियत हर बंदे दी ना सही हर बंदा उनका करम चाहिए। दोस्तों तुसा ये सफ़रनामा लाला कासिम सियाल साहब का जरूर पढ़ा है। मेरा इश्क भी तू जड़ा उन्होंने हज ते उमरे दी रूदात की सूरत ये किताब लिख दिता है। सच्ची गाल है पढ़ते पढ़ते दिल करेंदा है कि पर लग वजना सही उड़ के मूँह सोहनी धरती ते पहुँच बनी। अच्छा लाला कासिम तुहाडी दूजी जिहड़ी ये किताब है पंध पंधेड़ू दे जी पंध पंधेड़ू दे ये भी तुहाडी पंध विहाणी जी सफ़रनामा जी ये भी बहुत खूबसूरत है और ये तुहाडा सफ़रनामा दोस्त लेते पे ना पंध पंधेड़ू दे कासिम सियाल साहब का ये सफ़रनामा ये 3 मुल्कां ते मुश्तमिल है जिहदे च ईरान थाईलैंड ते श्रीलंका जी इवें दा गाल कासिम और इहदे उत्ते जिहड़ा तबसरा डॉक्टर ताहिर तौसीफ साहब ने कीता जी ते सजाद हैदर परवेज साहब ने कीता है वो भी खासे दी चीज़ है। उन्होंने तो हाईली रैंक किया है और उन्होंने इतने दुए माशाल्लाह इतने बड़े सारे दानिश्वर अल्लाह डॉक्टर ताहिर तौसीफी को गरीब की रहमत करे उन्होंने तो इस वसेब का एक महान सफ़रनामा निगार तक लिख दिया है। ये ऑनर है मेरे ख्याल जी मेहरबानी से मोहब्बत है ये दसो जी कि और खास तौर पर इनकी तहजीब तारीख तमदन इन 3 मुल्कों की बकायदा जोग्राफिया तक तुसा एक नवी चीज़ ये शामिल की है कि पढ़ने वाला वाकई इवें लगता है कि मैं ईरान भी वधा मैं थाईलैंड भी वधा और श्रीलंका भी वधा। जरा इन किताब और इन सफ़रनामे के बारे सब दसो। अच्छा ये जिथे तुसा वेंदे ना से सब को पहले तुसा खुद भी और तुहारे पढ़ने वाले भी ये भी मालूम करना चाहते चाहूँ। अच्छा इंदे तंज मज़ा भी है इंदे संजीदा जी हज तो उमरे वाली वो एक अलहदा मौजू है भी ये अलहदा मौजू है इंदे उत्ते असां जिहड़ी गाल कीती उंदे खिलदे आस्ते गुफ्तगू है पे इंदे उत्थों दा पंध विहाणी है पे उत्थों दा जोग्राफिया है उत्थों दा तहजीब है उत्थों दा तमद्दन है उत्थों दी तारीख है उत्थों दे लोग के जे गाली करदे साडे मुतल्लिक क्या सोचेंदे उन्हां दा रहन सहन किवें है। मसलन मैं एक दफ़ा बैंकॉक खड़े आसे थे कोई गड्डी बैठे कोई घंटा थी गया ट्रैफिक ब्लॉक हो गया मेलसी साहब 1 घंटे दे दौरान एक भी हारन नहीं वजया मेरे वास्ते बड़ी हैरान कुन गल है इत्थां दा लाइट जी है ना सही जरा में वो पीली थी है तो पिछों हारन ते हारन हालांकि वेंदे पे कोई रुकता नहीं होता उतना 1 घंटा ट्रैफिक ब्लॉक थी कई वजह को होसी कोई लेकिन एक भी हारन नहीं वजह मतलब एक उतों का कहीं भी मुल्क का और अक्सर मुल्क में डिठे कई मुल्क में का इतफाक था मेरे को ये चीज़ डिठी है कि उतना ये जल्दबाजी कहनी ये इतों ये दसेंदे वो कौम का उन्हें लोगों का शऊर की अक्कासी करेंगे तो ये इस वास्ते से इंदा थाईलैंड होवे श्रीलंका होवे या ईरान होवे हर एक का अपना अपना रंग पे तहजीबा भी थोड़ा जिहा मुख्तलिफ हैं पिया लेकिन सोहने मुल्क सारे और बंदे को बढ़ना चाहिए जरूर बढ़ना चाहिए सारी दुनिया खूबसूरत है जी और बल बंदा दुनिया की सैर करे तो उनके उत्ते आके लिखे सारा अहवाल जी जी बिल्कुल ते अक्सर जेडे पंधेड़ू होने उन्होंने को कोई ना कोई मेम ही मिल वेंदी है जी कोई खूबसूरत लोग ही मिल वेंदे तो आपको भी मिले बेहतर है कि लोगों को मिल ध्यान मैं उन्हें देख गिनूं गाल शाल करा नहीं
نہ نہ علائے گھندے آسے لیکن وہ جڑی گال مستنصر سنتارا صاحب علی یا باقی احباب لکھ دن مسیں وہ یقیناً انہوں نے اتنا خوبیاں ہونے ہو سن ساڈے کتنا کوئی خوبی یہ جدا ہی کہنا لیکن اسا دیکھ کے خوش تھی رہ گئے. اچھا ان دی خاص گل ایک بئی بھی ہے لالا قاسم سیال کہ پند پندھیڑو دے جڑے ترے ملکاں دا سفر نامہ ہے نا یہ تہاڈا پند وہاڑی جی ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਫਰਨਾਮਾ ਨਿਗਾਰ ਆਪਣੀ ਪੰਧ ਵਿਹਾਣੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਇਰਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ جی ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਫਰਨਾਮੇ جی بالکل جی مہربانی. ਦੋਸਤੋ ਪੰਧ ਪੰਧੇੜੂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ پڑھنا ہے ਲਾਲਾ ਕਾਸਿਮ ਸਿਆਲ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਬਈਆਂ ਗਾਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ اچھا یہ اندو تے میں تو کر سکا اکیڈمی ادبیات نے اندو تے خواجہ فرید ایوارڈ بھی دیا. ہاں ایوارڈ وننگ سفرنامہ ہے پند ویانی ہے ایوارڈ وننگ موقع ملے مس نہیں کرنا پند پندھیڑو دے ضرور پڑھنا کینیڈا بڑے گئے ایم اے سرائکی دے اندے چ ریکمینڈڈ بک ہے بھی. جی بالکل یہ ہن نصابی کتاب بھی ہے جی جی یہ بہاؤدین زکری یونیورسٹی دے جڑا سارا سرائکی دا ڈپارٹمنٹ ہے اندر پڑھائی کرنی پئی اتنے اسٹوڈنٹ بھی پڑھن اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھاونی ہے. میں تو پڑھ کے نا سینے نال لائی بیٹھا. پندھیڑو صاحب کینیڈا بھی ڈھیر دفعہ گئے ہوئے جی کینیڈا بھی وہ پند وہاڑی کرنا سی وہ بھی لکھی تو پئی ہے سر کمپوز بھی کوئی تھی پی ہے لیکن وہ پروف ریڈنگ ایک بڑا مسئلہ ہوں سر میرا بلکہ ایک افسانے کا مجموعہ وہ بھی ایک کالمن کی کتاب دوسرا کتابیں ہیں جن جڑا کمپوز تھیں پہلے ایک دفعہ کریں لیکن انہوں دا پروف ریڈنگ وہ ایک ایڈا مرحلہ ہے نا وقا خالد اقبال صاحب جان تے وہ ان دی وچ تھوڑی جی ڈیلے ہے پہ انشاءاللہ جیویں تھی دن تو وہ منظر ہے جی انشاءاللہ اساں بھی تاں کی راسوں. دوستو ایسا ہے یہ جو کالموں کا مجموعہ ہے نا قاسم سیال صاحب کا ابابیل محو حیرت ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ بھی حیرت میں چلے جائیں گے یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. رات بھی میں کالموں کی اس کتاب کو پڑھتا رہا ہوں اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں ہر کالم نگار جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں کئی نامور کالم نگار ہیں اور کسی کی تحریر میں روانی بہت اچھی ہوتی ہے کسی کی کہانی بہت اچھی ہوتی ہے کسی کی زبان بہت اچھی ہوتی ہے مگر لالا قاسم سیال صاحب کا جو ایج ہے ان سب پہ وہ یہ ہے کہ یہ ان میں سچائی زیادہ دوڑ اور بھاگ رہی ہے ان کے کالموں میں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ریناؤنڈ کالم نگار جاوید چودھری نے لکھی ہے اس پر تبصرہ کرتے ہو. اب جاوید چودھری صاحب جتنا نامور کالم نگار اپنے ٹائٹل میں لکھ رہا ہے سب سے بڑا کالم نگار اس حوالے سے کہ انہوں نے سچ لکھا ہے سچ چھپایا نہیں ہے تو سر یہ تو کمال ہو گیا. نہیں بڑی مہربانی آپ کی. اصل میں جاوید چودھری صاحب میرے دوست ہیں انہوں نے ایک دو کالم بھی لکھے ہیں اسی حوالے سے کہ قاسم سیال میرا دوست ہے اگر یہ ملتان میں نہ ہوتا ہاں تو سب سے بڑا کالم نگار ہوتا کیونکہ ان کی تحریروں کی خوشبو صرف ملتان تک محدود ہو کے رہتی یہ اب بھی بڑے کالم نگار ہیں لیکن ان کی تحریر ملتان تک اس میں بھی لکھا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنا کال اخبار میں جو لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا تھا. لیکن ملتان کو چھوڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے جی. ملتان کی مٹی میں ہم گھندے ہوئے لوگ ہیں اور ملتان کی محبت ہمیں کہیں نہیں جانے دیتی. ہم ویسے بھی آپ کو پتہ نا پردیسی ہو جاتے ہیں تھوڑا سا چند قدم اپنے گھر سے باہر چوکٹ سے باہر آ جائے تو پردیس ہمارا شروع ہو جاتا ہے. اور ملتان کی مٹی میں یہ خصوصیت ہے یہ خاصیت ہے کہ اپنا بنا لیتی ہے جس کو پھر اس کو چھوڑتی نہیں. لالا قاسم سچی بات ہے ہم یہ سمجھتے تھے ہم آپ کو بہت جانتے ہیں آپ کی تحریریں بھی پڑھتے تھے کیونکہ ریڈیو میں آپ نے فیچر ڈرامے
कंपेयरिंग सब कुछ किया, और आपका फीचर 1974 में रादर चाचा अलिफ थाली जी चाचा बहुत हिट हुआ था, और फिर आपके कॉलम अखबारात में भी छपते रहे और एक किताबी की सूरत में। और इसमें कई कॉलम पढ़ने के बाद, जैसे मैंने वो आपका मैंने एचवी को पढ़ते पढ़ते रोया हूँ ना, इसमें एक एक आपने कॉलम लिखा है चिड़िया दा चंबा। जी आपने अपनी साहबजादी की मोहब्बत में लिखा है जी कि सबसे मुश्किल लम्हा होता है जब बेटी की रुखसती का वक्त आता है, और इसमें आपने लिखा कि बार बार आप रोए और छुप छुप के भी रोए, खुशी का लम्हा भी होता है, मगर आप रोते रहे कि किस तरह रुखसती हो रही है उस बेटी की जिसको इतने प्यार मोहब्बत से पाला पोसा, आज वो जुदा हो रही है। बल्कि एक जगह तो आपने ये भी लिखा कि एक मर्तबा जब मेरे ख्याल दूसरी साहबजादी के हवाले से आपने लिखा कि मेरी बड़ी बेटी की बच्ची माहीन मेरी गोद में खेल रही थी, तो अचानक आपने कहा कि अपनी बेटी को लो क्योंकि बेटियां बेवफा होती हैं। ये क्यों लिखा आपने? ये आप खुद महसूस कर सकते हैं कि आप बेटी वाले हैं, आप बेटी के बाप हैं। सब मेरी जब बेटी की रुखसत का वक्त आता है ना जी, ये सबसे बड़ा खुशी का मरहला भी होता है इंसान के लिए, और उस वक्त दिल पे एक अजीब कैफियत तारी होती हैं। उस वक्त बेटी बचपन से लेकर उसकी पैदाइश से लेकर उस लम्हे तक उसका मुस्तकिल जितना अरसा भी वो आपके पास रही है, एक एक लम्हा आपके सामने आता जाता है और आप उसमें इतना इन्वॉल्व होते हैं। एक तो बेटियां बहुत प्यार करती हैं वालिदैन से, बेटों की निस्बत बेटियां बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी होती हैं और प्यार भी करती हैं। और फिर उनका एक एक छोटा छोटा जुमला, आप ऑफिस से वापस आए हैं, भाग कर आपके पास आना, आपको पानी पेश करना, आज जाते हुए आपको खुदा हाफिज़ कहना, और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सबसे ज़्यादा ख्याल करना। तो अच्छा, मेरे घर में एक अलग, मेरी 5 बेटियां और 1 बेटा है। मेरे घर में ये था सिलसिला, अमूमन बेटियां माँ के ज़्यादा करीब होती हैं, मेरे घर में बेटियां मेरे ज़्यादा करीब होती थी। स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आते ही सबसे पहले जो कुछ भी वहाँ हुआ है वो आकर मुझसे डिस्कस करती थी। ये इसलिए वो एक जैसे साथी जा रहा हो ना, अपना एक बहुत ही करीबी दोस्त। और इसके बाद उनके नसीब की बात भी होती है कि हमने अपनी बेटी को कितनी मोहब्बत से, चाहत से, प्यार से अपने पास रखा, पाला पोसा, जवान किया। अब जहाँ जा रही है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, कहीं खुदा न खास्ता कुछ ऐसा ना हो जिससे हमें दुख हो या हमारे मन में कोई परेशानी हो या हमारी बेटी को परेशानी हो, नतीजतन हम परेशान। बस उसका मुस्तकबिल बाज़ बंदे को, और उसकी जुदाई का लम्हा जो होता है आपसे उसको अपने आप से जैसे अपना कोई दिल निकाल कर किसी को दे रहा हो ना जी, ये अपना सब कुछ निकाल कर बंदा दे रहा हो, उस वक्त उदासी तो होती है यकीन दोस्तों। और यकीनन मैं मेलसी साहब आपको अर्ज करूँ, कई दफ़ा बहुत बड़े बड़े लोगों, मुझे एक मिनिस्टर साहब थे, मेरे बैंक के प्रेसिडेंट, कई और बड़े दोस्तों से कभी किसी ने कोई तारफ़ कराने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी ये हम इन्हें जानते हैं। उन्होंने कहा जी कैसे? फिर उन्होंने कहा आपको पता है कैसे? मैंने कहा नहीं जी। कहेंगे जो आपने बेटी के हवाले से जो कॉलम लिखे थे ना, तो हमारी भी बेटियां हैं, उसकी कटिंग मेरी बेगम के पास अब भी मौजूद है, तो मैं आपको जानता हूँ क्योंकि आपने जो कुछ लिखा है वही लिखा है जो मेरे दिल में है, दिल से लिखा है जी दोस्तों। उसमें बनावट कहीं नहीं है, उसमें ये लफाजी नहीं की, उसमें कोई अदीब या लिटरेरी बंदे के तौर पर नहीं लिखा, उसमें एक बाप ने अपना जज्बा बयान किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों आप सुन रहे हैं लाला कासिम सयाल की बातें। ये प्योर फैमिली मैन है, अपनी फैमिली से प्यार करने वाले, अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालने वाले, उन्हीं के लिए खुश रहने वाले, उन्हीं की खातिर जो है सब कुछ करने वाले। तो ऐसा शख्स जो होता है वो हमेशा मुतमईन होता है, उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होती। यानी अपनी वाइफ हो, अपनी बच्चियां हो, बेटा हो,
अजीज़ व अकारब हों, रिश्तेदार हों, उनके लिए जीना। जो बंदा फैमिली मैन होता है, बुजुर्ग कहा करते थे, दोस्ती उसी से रखो जो अपनी फैमिली में भी पॉपुलर हो, वही बंदा यारी के काबिल होता है, प्यार का आदमी है। आपके दादा सही कहते थे, वो फोक विजडम उनमें बहुत थी। हाँ। हाजी महमूद खान साहब, हाजी महमूद साहब, वो कहते थे कि ये, या वालिद साहब ने आपके कहा कि क्योंकि फोक विजडम उनमें जी। बहुत थी आपकी फैमिली में, वो आप में भी हम देखते हैं, वो आपकी तहरीरों में भी देखते हैं कि बहुता प्यार मत करो, जुदाई होती है, और मुंह से बात मत निकालो, पराई होती है। तो इस फोक विजडम ने आपको बहुत फायदा दिया होगा लाला कासिम सियाल अपनी तहरीरों को कलम बंद करते वक्त। यकीनन जी, मैं से सब 3 साल का था, मेरी वालदा अल्लाह को प्यारी होगी, तो उसके बाद हमारा घर छड़ों का डेरा था। मैंने किताब में भी लिखा है। तो हमारे घर में शाम को एक महफिल सजती थी, कई सारे इधर। तो हमारे वहाँ पर गांव में एक बुज़ुर्ग थे, हम उन्हें दादा हयात कहते थे। वो ढोर डंगर चराते थे, अपने भी और हम स्वयं भी, लोगों को भी। वो रात को जब वापस आते तो हर दफ़ा एक नई कहानी सुनाते थे। हर रात को, हर किस्से में कोई ऐसी बात होती जिसका एंड जो था ना, वो बहुत पॉजिटिव होता था। और मैं उनसे बरसों कहानियाँ सुनता रहा, और हर दफ़ा नई कहानी, और बाज़ औक़ात ऐसे सुनते सुनते सो जाता था। मेरे ख्याल में मेरे अंदर वो कहानियाँ कहीं घर कर गई हैं, वो किस्से। तो ये अच्छा, उनके हर बात में विजडम, अक्ल, दानाई की कोई बात होती थी। तो ये एक बुज़ुर्गों का एक, मैं बच्चा था, बाकी बुज़ुर्ग बैठते थे, तो बुज़ुर्गों में परवरिश हुई, और उनकी बातें सुन सुन कर मेरे ख्याल में बहुत कुछ हासिल किया, और हासिल करना भी चाहिए। आपने कहा कि हमारा जो छड़ों का डेरा होता था, ये छड़ा कब तक छड़ा रहा और कब छड़ा नहीं रहा? सर, मेरे वाले साहब ने मेरे वालदा के बाद दूसरी फिर शादी नहीं की। उन्होंने कहा जी मेरा बेटा है और एक बेटी थी, तो उन्होंने कहा जी कहीं ऐसा ना हो कि सुतीली माँ आकर फिर इन पर कुछ सही परवरिश न करे, या मजालिम न ढा ढाए, जैसे होता है देहातों में या शहरों में भी सुतीली माँ का। तो उन्होंने सारी ज़िंदगी इसी तरह मेरे लिए कुर्बान कर दी। तो फिर मैं तो काफ़ी बाद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि उनकी ज़िंदगी में ही मेरी शादी हो गई थी। बैंड बाजे बाज गए। हाँ, बैंड बाजे। अच्छा, लोग कहते हैं कि बैंड बाजे के बाद जो इंसान का अपना बैंड बज जाता है, बड़ी परेशानी होती है, मगर आप बहुत हैप्पीली जिंदगी गुजारी जहाँ तक हमारी मालूमात है। जी, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है जी। अल्लाह ताला ने अच्छी बीवी दी, अच्छे बच्चे दिए, और जिससे मैं मुतमईन हूँ अल्लाह का करम। शरीक हयात पसंद की शादी थी या जी, अरेंज, प्योर अरेंज? नहीं जी, मेरी पसंद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा लाला कासिम, आपका एक कॉलम पढ़ते हुए, आप बल्कि उसका टाइटल भी आपने दिया कि मेरे अंदर का पेंडू। जी, वो कैसे? हमने तो कभी आपको पेंडू नहीं देखा, बल्कि आप तो ट्रेंड सेटर हैं। हमने हमेशा आपको 3 पीस में देखा, टाई में, कोट में, पतलून में, शर्ट में, आला दर्जे का ज़ौक, परफ्यूम लगा हुआ, स्टाइलिश आदमी। तो पेंडू कहाँ से आया? सर वो मैंने ये कहा कि मेरे अंदर का पेंडू। अच्छा, वो मेरी जो है ना मसरूफियात, वो छुपा के रखा हुआ है। महकमाना मसरूफियात थी कि ये ड्रेसिंग करना। और जब मैंने, वैसे मलसी साहब मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्या कैफियत है, मेरी कैफियत तो ये है कि कभी कभी अगर कोई डिप्रेशन या कुछ इस किस्म की पोजीशन हो, कोई उदासी का दौरा पड़े, तो मैं देहात निकल जाता हूँ अब भी। और अपने गांव में जाकर, अगर अब अपने गांव में नहीं जा सकते तो किसी भी गांव में जाकर मुझे जो फीलिंग्स मिलती है ना जी, मैं उसमें फ्रेश हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने माजी में चला गया हूँ, अपने बचपन के दोस्तों में, उसी माहौल में, और वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप एक जमहूरी आदमी हैं और मुल्क से बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह, और जमहूरियत की हमारी एक शहजादी थी, नामवर पॉलिटिशियन जो शहीद हुई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे भी आपकी किताब आई है, धी धरती थी, जी, सराइकी में आपने लिखी, और इसमें भी आपकी मोहब्बत शामिल है।
تو ذرا اس بارے میں بتائیے گا کہ کیسے خیال آیا، اور اتنی خوبصورت کتاب آپ نے لکھی ہے اور تحریر بھی بہت پیاری ہے، اسلوب بھی زبردست، طرز تحریر بھی متاثر کن ہے، اور اس کو بھی اصل میں دوست پڑھ مجھے سکتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے یہ بھی. اصل میں مجھے خواجہ فرید ایوارڈ ملا نا جب اسلام اکادمی ادبیات اسلام آباد سے، تو اس کے چیئرمین تھے اس وقت فخر زمان. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سرائکی میں جو ہے نا محترمہ پہ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. تو ہر زبان میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر زبان میں کوئی لوگ لکھیں. مجھے انہوں نے کہا جی آپ اگر سرائکی میں لکھیں تو آپ کو. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. پھر مجھے ان سے ایک عقیدت بھی ہے بھٹو صاحب سے. سچی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے زمانہ طالب علمی کے ہیرو تھے. تو اس حوالے سے ان کا بچپن، جوانی، ان کے پوری ہسٹری، پھر ان کا جو جیسے شہادت، سب کچھ اس میں میں نے کوشش کی ہے اس کو نیوٹرلی، جیسے اپنے طور پر غیر جانبدارانہ طور پر اس میں کوئی چھاپ نہیں لگنے دی کہ یہ کس پارٹی سے تعلق ہے. یہ غیر جانبدارانہ طور پر رائٹر ہوتا ہی نیوٹرل ہے. جی. اچھا لالا قاسم، آپ براڈ کاسٹر بھی، جانے مانے لوگ پہچانتے ہیں آپ کی آواز کو، آپ کے انداز کو. آپ نے ریڈیو پاکستان بہت کیا، ریڈیو پاکستان ملتان سے پی ٹی وی بھی آپ نے بہت کی ہے. جی. اور 80s میں آپ پی ٹی وی کرنا شروع کر دیا تھا. جی. تو وہ یادیں کچھ تازہ، کون کون سے پروگرام آپ نے وہاں کیے؟ وہاں ایکچولی ہم شروع کیا تھا ہم نے پی ٹی وی لاہور سے لٹریری پروگرام. لٹریری پروگرام. ٹھیک. اسلم قریشی صاحب ہوتے تھے، وہ پروگرام کرتے تھے. ان کے ساتھ ہم نے کئی پروگرام کیے. پھر اس کے بعد ملتان جب شروع ہوا تو یہاں تو بہت زیادہ کام کیا میں نے. ملتان میں کئی ڈرامے میں نے لکھے، کچھ میں اتفاق سے میں نے کام بھی کیا اس میں. اسی طرح سے ایک پرائیویٹ چینل وسیب پہ بھی میں کام کرتا رہا، 8 سال وہاں پر کیا. وہاں پہ بھی مذہبی پروگرام بھی کیے، اور دوسرے جوک کے حوالے سے آپ بھی کرتے رہے جوک، میں بھی اس میں بھی کرتے رہے. پھر اس میں لٹریری پروگرام بھی کیے اس میں. تو کوشش یہ کی ہے کہ جہاں جہاں موقع ملا کوشش کی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اس میں انٹروڈیوس کرایا جائے، اور یہاں کے جو دوست احباب لکھنے پڑھنے والے ہیں یا گائک ہیں یا پر جو بھی فنکار ہیں ان کو آگے لایا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے فن سے ان کو پہچان سکیں. سیال صاحب، میرے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ جمہوریتی آواز تو میں نے کچھ دن آپ کے ساتھ بھی کیا ہے. جی جی، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. جمہوریتی آواز کا جب بھی نام آئے گا، وہ شمشیر حیدر ہاشمی صاحب اور ملک عزیز الرحمان صاحب اور آپ جیسے دانشور لوگ، اور پھر جب روہی تھال دمان کا نام آئے گا تو خورشید ملک صاحب کا. اچھا، خورشید ملک صاحب ہمارے ریڈیو پاکستان کے سابق ڈائریکٹر جنرل بھی، اور آپ سے ان کا دوستانہ ہے، یارانہ ہے، اور آپ اکثر روہی چولستان پہنچ جاتے ہیں. آپ دونوں کو صحرا سے، دریاؤں سے بہت محبت ہے. ذرا یہ بھی احوال اس کا ہو جائے، کیونکہ یہ جو پوڈ کاسٹ ریڈیو پاکستان ملتان کر رہا ہے یہ ایک ڈاکومنٹ کے طور پہ بھی محفوظ ہو رہا ہے. جی بالکل. جی ایکچولی ہم چاندنی راتوں کو بھی نکل جاتے ہیں. بعض اوقات دریا کے کنارے، دریا میں چاند کو دیکھنا، چاند میں پھر اپنے چاند کو ڈھونڈنا. اچھا، روہی میں یہی ہے، کیفیت تو سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، چودھری رات صرف فطرت بولتی ہے. سو اچھا، ہمیشہ آپ 14ویں رات کو ہی جاتے ہیں؟ 14ویں رات کو خاص طور پر، کیونکہ چاند پورے اپنے جوبن پہ ہوتا ہے. تو اس وقت اس کو سے چاند سے باتیں بھی کی جاتی ہیں بہت ساری. میں چاند دیکھتا ہوں، چاند ان کو دیکھتا ہے، گر وہ بھی چاند دیکھیں، مل جائیں دو نگاہیں، ابن انشا نے کہا تھا. لیکن اقبال ارشد صاحب اپنے ملتان کے وہ بھی کچھ کہہ گئے، تو اسے اپنی تمناؤں کا مرکز نہ بنا، چاند ہر جائی ہے، ہر گھر میں اتر جاتا ہے. اس کے باوجود بھی آپ چاند کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. ان کا چاند ہر گھر میں اتر جاتا ہوگا، ہم اپنے دل میں جاتے ہیں.
अच्छा अच्छा, आपने इंशाई भी लिखे हैं, जी इंशाल्लाह। और इंशाई में तंज़ो मिज़ाज जो है उसका इस्तेमाल आपने बहुत किया है। जी बुनियादी तौर पे आप एक संजीदा शख्सियत हैं। जब कभी भी दोस्त अहबाब मिलते हैं, हम आपसे मिलते हैं, तो लाला कासिम एक मतीन, एक फ़तीन, एक ज़हीन, एक काबिल शख्सियत के तौर पर हम भी सीरियस रहते हैं कि लाला कासिम से ज़्यादा हम मजाक वगैरह ना करें। मगर जब आपकी इंशाई जो है वो पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही हमें निज़ाम मिलता है। तो ये चक्कर क्या है? वैसे साहब, आदमी के कई जिहतें होती हैं। आदमी बेटा भी होता है, बाप भी होता है, भाई भी होता है, शौहर भी होता है। तो हर एक का उसका अपना अपना रंग होता है। अब आज का मुझसे ये भी सवाल, आप इतनी सारी चीज़ें इकट्ठे कैसे कर लेते हैं? कभी संजीदा कालम है तो लोग कालम को पढ़कर, खसूसन हज और उम्र के हवाले से जो मैंने लिखे हैं, तो यकीन करें ऐसी ऐसी कालम भी आती थी, लोग रोते हुए मुझे फ़ोन करते थे कि जी आप रुलाते बहुत हैं। कभी कोई ऐसा है कि आप कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, ऐसे असल में जो कैफियत आप पे तारी होती है ना, वही बयान कर दी जाती है। और लम्हा ब लम्हा इंसान बदलता रहता है। आप एक ही रंग में हमेशा नहीं रह सकते। जब आप अपने बेटी के पास बैठे होंगे, आप और रियाज मलसी होंगे। आप दोस्तों के पास बैठे होंगे और होंगे। आप ऑफिस में ऑफिसर के तौर पर आपकी एक शख्सियत का अलग रंग होगा। आप मातहत के तौर पर अपने डीजी से जब बात करेंगे, वो उसका एक अलग होगा। तो इंसान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर शख्स में होती हैं। तो एक चीज़ आप में है जो हमने एक्सप्लोर की है। जी लाला कासिम में वो जो चीज़ है वो बदरजा अतम मौजूद है, वो ये है कि आप शायराना मिजाज रखते हैं, रोमानवी मिजाज रखते हैं। तो एक शायराना और रोमानवी मिजाज रखने वाले दोस्त से हम ये भी तवक्को रखते हैं कि शायरी की किताब भी है। हर टॉपिक पे तकरीबन किताब आ गई है, हर मौजू पे आ गई है, हर सिनफ में आ गई है। तो वाई नॉट पोएट्री? इब्तदा मैंने शायरी से की थी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ में था, और फिर मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाकर हमने वहाँ पर ट्रॉफी वगैरह भी जीती अपने वक्त में। ख़ास तौर पर एक दफ़ा लिया जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ से ट्रॉफी ली। एक इधर भावलपुर, मुल्तान। तो शायरी से इब्तदा हुई थी। फिर एक ज़माना आया कि एक दफ़ा असगर नदीम सैयद टीचर थे मेरे मुजफ्फर कॉलेज में। उनका अभी नया नया ये प्रोफेसर हुए, तो उनको एक मैंने अपनी नाज़म दी, मैंने कह दी इसको अब दूसरा दिन देख लिया। दूसरे दिन उन्होंने मुझे नाज़म, उसका जो मुझे दिया वो कोई और चीज़ थी। तो मैंने कहा, ये समझा मैंने कहा शायद ये मैं इसके लिए फिट नहीं हूँ, या अपना जो माफ़ी ज़मीर है मैं उसमें सही बयान नहीं कर सका। अच्छा, दूसरी बात ये भी थी कि शायरी में बेइंतहा लोग थे। शायरी में आप अपना नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत करने की भी ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा उसमें नस्र में बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए मैंने बाई चॉइस नस्र की तरफ आया। तो खुद हमारे वसेट में नस्ल लिखने वाले ज़्यादा लोग नहीं। नहीं जी, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। और खसूसन सराइकी में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैंने कोशिश ये की है कि सराइकी में जिस चीज़ की कमी है उसको भी पूरा किया जाए। और उसमें क्या करना होता है जी, जो आपके अंदर होती है बात वही बयान करनी होती है, वही लिखना होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाला कासिम ये बताइए, आपने कौन सा आब हयात पिया हुआ है? माशाल्लाह, ये कोई गुज़श्ता 40 सालों से तो हम देख रहे हैं, वैसे के वैसे हरे भरे खिलता हुआ गुलाब, फ्रेश, जवां, हरदम रवां। वो आब हयात का कोई घूंट हमें भी पिला दे। वो सर मैलसी से तोरा जूठा पानी पीता है। अल्लाह तो आपको सलामत रखे। तुसा सारे वसे दमाण ही भी और रिनाउंड शख्सियत हुई। बहुत सारी गाली थी सकती हैं, तेरी प्रोफेशनल लाइफ जी नामवर तुसा बैंकार भी रहे, बड़े बड़े होते तो रिटायर थे, मगर टाइम महदूद होता है। जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी तोरी डॉक्टर खालिद इकबाल साहब जी
کہ تسان ایک موقع دیتا ہے میں تاریخ العین اور گفتگو کرنے میں کو تسان سعادت بخشی سے ہاتھ ملاؤ صحیح. مل دے راست انشاءاللہ. انشاءاللہ. دوستو اسی پر آج کی پوڈ کاسٹ مکمل ہوتی ہے. امید کرتے ہیں کہ لالا قاسم سیال صاحب کے ساتھ جو آج کی نشست ہوئی ہے اس نے آپ کو لطف دیا ہوگا. اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹس کی صورت میں، ہم منتظر رہیں گے. اب میں اپنے آئی ٹی ساتھی رئیس عباس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.